अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वली दबीर। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय क्लेयर एंड टेलीनॉर और पावर्ड बाय सनस्लिंग। तो नाजरीन, एक और सनसनीखेज मुकाबला और एनर्जेटिक मुकाबला इसको कहें तो गलत ना होगा। लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। लाहौर ने 186 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। डैरन मिचेल 64 रन के टॉप स्कोरर रहे हैं। सिकंदर रजा ने 40 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मुल्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 76 और कामरान गुलाम ने 52 रन की बारी खेली है। दोनों ने चौथे विकेट के शराकत में 115 रन बनाए। लाहौर की जानिब से हारिस, आसिफ आफरीदी और टॉम किरण ने एक एक विकेट हासिल की है। इससे मुतालिक हम एनालिसिस लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून साहब। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? सर शुक्र, थैंक यू। एक और सनसनीखेज मुकाबला और आई थिंक इसको हम कहें एक एनर्जेटिक मुकाबला, कैसे देखते हैं? व्हाट अ विक्ट्री। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक जिस किस्म का मैच फैंस देखना चाहते हैं, ग्राउंड में मौजूद शायकीन देखना चाहते हैं, टेलीविजन पर बैठे हुए लोग देखना चाहते हैं, आई थिंक उसी किस्म का मैच हुआ। पिच थोड़ी सी ग्रीन थी, ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स को बहुत हेल्प करेगी। शायद यही वजह थी कि शाहीन आफरीदी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे ही पता लग गया था कि पिच में वो डेनम नहीं है जो कि वो समझ रहे थे कि ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। शुरू के ओवर्स लिए दोनों बैटर्स ने फ्रॉम बोथ साइड, लेकिन उसके बाद जब बल्ले पे बॉल आना शुरू होगी तो ऐसा लग रहा था कि ये रन चेज जो है वो आसानी से हो सकेगी। बड़ी अच्छी बैटिंग की रिजवान ने, जिसमें कोई शक नहीं, और आई थिंक सिंगल हैंडेडली उसके साथ जो चिप इन किया कामरान गुलाम ने। सो अगर आप सामने देखते हैं तो 185 for 3 ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन जिस अंदाज में लाहौर कलंदर्स ने इसको चेस किया वो उसने तो बहुत ही आसान कर दिया। रिजवान के 76 रन आपको नज़र आ रहे हैं, कामरान गुलाम 52 रन और यासिर खान ने भी 24 की रन की अच्छी इनिंग खेली थी। लेकिन आई थिंक टॉम करन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इन्होंने। आज ये पहला मैच खेल रहे थे, 1 विकेट 24 रन देके। हारिस रऊफ थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 1 विकेट ली उन्होंने 40 रन देके, और मिचेल ने 1 विकेट ली 47 रन देके। मिचेल पार्ट टाइम बॉलर थे, इसलिए इनके ऊपर अटैक किया और काफ़ी रन इस पर बनाए। लाहौर कलंदर की तरफ से अगर आप देखें, मिचेल अगेन जब भी चेस करने की बात आती है ना तो मिचेल के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। इसने जिस अंदाज में आज ये चेस किया, लाहौर कलंदर को ये जीतने की बहुत ज़रूरत थी। सिकंदर रजा ने आते ही जिस अंदाज में ये 40 रन किए विद इन नो टाइम, उन्होंने किसी किस्म का संभलने का मौका नहीं दिया मुल्तान सुल्तान को, और उनके ऊपर अटैक ही करते रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी इनिंग खेली 34 रन की। उबैद शाह, हसनैन और जॉर्ज लिटल तीनों ने बॉलिंग तो की, लेकिन मेरे अपने नज़दीक जो प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान को मुझे नज़र आई, उन्होंने एक तो टच शॉर्ट बॉलिंग की, दूसरी बहुत ज़्यादा आगे बॉलिंग की। वेवर्ड थे, दोनों तरफ बॉलिंग की, जिसकी वजह से बैटर्स को ज़्यादा आसान था कि वो गैप को तलाश करके बाउंड्रीज खेले और उसके अलावा छक्के भी मारे। इम्प्रोवाइजेशन भी हमें देखने को मिली। मिचेल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्कूप शॉट्स खेले, उसमें 2 छक्के लगाए। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर का आज पलड़ा भारी था, और उन्हें तमाम डिपार्टमेंट्स में टू सम एक्सटेंट मैं फील करता हूँ उनसे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की। हाँ, थोड़ी सी फील्डिंग का मैं भी कहूँगा कि एक बड़ा मुश्किल चांस था, लेकिन सिकंदर रजा का कैच हो भी जाता तो मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि पिच इतनी अच्छा खेल रही थी, मिचेल जितना अच्छा खेल रहे थे तो इसको रोक नहीं सकते थे। लेकिन अदर हैंड अगर आप देखें, लाहौर कलंदर की जानिब से जो है आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की गई है, यही वजह थी कि बड़ा जल्दी इन्होंने इसको कवर कर लिया। देखिए, एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए, नाज़रीन को भी बताएं, जब भी शॉर्टर फॉर्मेट का गेम होगा उसमें अगर बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी फील्डर्स की, तो आप किसी टीम को हरा नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि जो पिचेस बनती हैं वो बैटर्स के लिए बनती हैं। सो बैटर्स तो उसके ऊपर फ्रीली स्ट्रोक खेलता है और वहाँ और चांसेस क्रिएट करता है फॉर द फील्डर्स। बॉलर्स तो अपनी पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं तो कि हम उनको आउट कर लें, लेकिन क्योंकि वो पिच इतनी अच्छी होती है, बैट पे मतलब बॉल आ रहा है तो आप कुछ ज़रा सा भी एयर में अगर कोई शॉट खेलते हैं और अगर फील्डर के आसपास अगर जा रहा हो उसको वो ग्रैब कर ले, तो आई थिंक विकेट गिरने से ही आप देखें कि सारा प्रेशर दूसरी टीमों पे आता है। आज अगर आप देखें विकेटें इतनी ज़्यादा है, सच 3 विकेट गिरे, लेकिन 185 रन किए। ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छे रन हो गए हैं मुल्तान सुल्तान के, लेकिन अभी भी ऐसे फील हो रहा था कि 200 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में लाहौर कलंदर्स ने जो चेस किया उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम उनको हुआ नहीं। ठीक है, शुरू में फ़खर जमान आउट हो गए। अच्छा सर, यहीं पे एक सवाल ये भी उठता है कि आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा सिकंदर रजा एलिमेंट जो अगर इसकी बात करें तो आउटस्टैंडिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और जिस तरह वो अपनी इस परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे हैं, आज भी एक की रोल
रोल था इस कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल की रोल के, डोमिनेटिंग रोल था उनका। आप देखें कि उन्होंने आके जिस अंदाज में 2 छक्के 2 बॉलों पे मार दिए। आज एक और चीज़ जो अच्छी हुई, शाहीन आफरीदी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की बैटिंग ऑर्डर में जी। नॉर्मल जो रियल सेंस में जो बैटिंग ऑर्डर आज आया था ना, इसी अंदाज में तमाम मैचेस में आना चाहिए था। कई जगह हमने देखा है शाहीन आफरीदी सिकंदर रजा से ऊपर बैटिंग करने आए। सो ये वो जो झोल थे, आई थिंक आज इन्होंने इसको ठीक किया। और आई थिंक जिसको कहना चाहिए कि टीम जो है राइट टाइम पे पीक कर रही है। आई थिंक ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको जो मिले, और अब इससे इनको एक होप नज़र आ रही है कि अब ये लास्ट 4 में फिनिश कर सकते हैं। आगे चल के जब हम देखेंगे कि पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन बनती है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इनके कितने मैचेस हो गए और कितने मैच और बाकी हैं और कहाँ ये पहुँचेंगे। अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो इस वक्त यूनाइटेड अभी भी टॉप पे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेले हैं और उनमें से कोई भी मैच उन्होंने नहीं हारा। 10 पॉइंट्स हैं उनके। आप देखिए कलंदर्स आ गई है अब सेकंड पोजीशन पे, बिकॉज ये मैच जीतने के बाद वो 6 मैचेस में उन्होंने 3 कामयाबी हासिल करके 6 पॉइंट के पास। आई थिंक दैट्स एन बिग अचीवमेंट फॉर द कलंदर्स। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि देखिए वो किंग्स नंबर 2 पे थी, लेकिन उनका नेट रन रेट देखें -0.217 है, इसलिए ये नंबर 3 पे आ गए। कलंदर का पॉजिटिव में है नेट रन रेट, इसलिए वो नंबर 2 पे चले गए। ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स का सर अगर हम बात करें तो ये अभी मजीद रिवाइवल की तरफ इनका जो है ग्राफ आप देखेंगे, तो क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, इन दोनों में से कौन आगे जाएगी? और ये भी बताएगा मुल्तान सुल्तान के पास रिवाइवल के चांसेस अब हैं कि नहीं? जी बिल्कुल है। देखिए सुल्तान के भी हालांकि मैचेस 6 हो गए हैं, मैं अभी यही देख रहा था इनके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि इनको अब 4 मैच इनके रह गए हैं। इनके पास 8 पॉइंट्स इन हैंड है। अगर ये 8 पॉइंट्स ले भी देते हैं तो 10 पॉइंट पे पहुंचेंगे, जो ऑलरेडी यूनाइटेड इस वक्त 10 पे खड़ी है। 1 या 2 वो अगर मैचेस जीत जाती है अपने बाकी 5 मैचेस में से, तो ऑलरेडी 14 पे या फिर कलंदर के पास 4 मैच बाकी हैं, आप किंग्स के पास 4 मैच बाकी हैं, ज़ल्मी के पास 5 मैच बाकी हैं। ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं, किंग्स के और कलंदर के 6 पॉइंट्स हैं। सो इनको तो 12 पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए कम से कम इनको 3 मैच अगर जीतते हैं तो फिर जाके कहीं ये 6-6-12 के पास पहुंचेंगे। सो इसलिए अब ये जो दौड़ है ना, ये वक्त टॉप 5 टीम्स की दौड़ रह गई है, जिससे मुझे फील होता है, क्योंकि ग्लैडिएटर्स के पास अगर आप देखें 6 मैचेस हैं। So they have 12 points in hand कि अगर सर they score well even अगर देखा भी जाए तो उनका चांसेस ज्यादा हैं आगे क्वालिफाई करने के लिए। सर ये बताएगा कि मुल्तान सुल्तान में आप क्या देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई कॉम्बिनेशंस की कमी है, क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुल्तान सुल्तान अगर आप बाकी सीजन देख लें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, ये टीम टॉप 2 में होती थी हमेशा। मैं आई थिंक आई फील फॉर मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान बुरी क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने अपने सारे मैचेस जो हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे करके सिंगल हैंड मतलब बड़ा आराम से किसी को मैच दे दिए। मेहनत उन्होंने की। रिजवान ने आई थिंक हर मैच में ही कुछ ना कुछ उन्होंने रन्स किए, उन्होंने कोशिश की कि टीम को किसी तरीके से इंस्पायर करें, लेकिन दूसरी टीमें जो है ना उन पर हावी हो गई। मेरे अपने नज़दीक थोड़ा सा मैं फील करता था कि जो स्टार्ट ऑफ द PSL था ना, उसमें एक अगर आपको याद हो पेप टॉक दिखाई थी, वो उसमें रिजवान अपनी टीम को एड्रेस कर रहे थे, और जिस अंदाज में वो ये बयान कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे PSL उनके हाथ में है। जी एग्जैक्टली दैट टीम कॉन्फिडेंस और दैट स्किपर, दिस इज वेयर आई थिंक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नोट पे थे, लेकिन स्टिल फाइनल तक को भी रूल आउट नहीं कर सकते। स्टिल अभी ये इसमें गेम काफ़ी बाकी है, लेकिन अब वो जो जीत वाला जो एलिमेंट है वो अभी तक आ नहीं रहा जी। सो द मोमेंट इनके पास जीत आना शुरू होगी तो रिमेनिंग 4 मैचेस में से तो अब ये लूज करने का सोच ही। सर इसकी डेप्थ्स क्या हो सकती हैं? क्या फील्डिंग में कमी है, बैटिंग डिपार्टमेंट में कमी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी है? कहाँ आपको नजर आती है ये कमजोरियां? बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे कमी ये नजर आती है कि वो उसमें वो पेनिट्रेशन तो है, तेज बॉलर भी है इनके पास, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। आप देखेंगे इन्होंने इस मैच में भी हसनैन को शायद पिच को देखते हुए कि पिच ग्रीन थी, इन्होंने 4 फास्ट बॉलर दोनों तरफ से 4-4 फास्ट बॉलर्स खेले, लेकिन जो ऐसी जगहों के ऊपर ना आपको कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी होती है। फील्डर्स आपने फैलाए हुए होते हैं और बॉलर को पता होता है कि मेरे फील्डर्स कहाँ हैं। नॉर्मली जो फास्ट बॉलर T20 के फॉर्मेट में बॉलिंग करता है वो 5 and 4 के फील्ड के साथ करता है, यानी 5 ऑन दी ऑफ साइड, 4 ऑन दी ऑन साइड। तो यहाँ पर अगर आपका 5 ऑन दी ऑफ साइड है तो आपका लाइन ऑफ अटैक स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या उसको यॉर्कर लेंथ के ऊपर ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर बॉल करें ताकि जो भी हिट लगे वो फील्डर के पास। लेकिन सर ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन बैरियर्स इनको आप कहें तो कि गलत ना होगा। सर ये बताएगा क्राउड से मतलब आज बताइएगा, बड़ा एनर्जेटिक क्राउड था आज लाहौर में। तो लाहौर तो बाजी ले गया ना,
अब सारे उसमें अगर आप PSL में देखते हैं, जहाँ जहाँ भी PSL होती हुई आ रही है, आई थिंक जितना मुझे पुरजोश क्राउड और जितना सपोर्टिव क्राउड मुझे लाहौर में नज़र आया वो मुझे बाकी सेंटर में नज़र नहीं आया। ठीक है, मैं पिंडी की बात कर सकता हूँ कि पिंडी स्मॉलर ग्राउंड 15,000 का क्राउड वहाँ आता है, मुल्तान स्मॉलर ग्राउंड छोटा, कराची बिग स्टेडियम, लाहौर बिग स्टेडियम। अगर लाहौर इतने बड़े स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है आफ्टर दिस रेनोवेशन, तो उसके बाद तो अगर वहाँ 35,000 या 30,000 बंदा या 25,000 बंदा बैठ के मैच देख रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इसमें तो हैट्स ऑफ टू द क्राउड ऑफ बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। तज्जिए और तबसरे यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे टेलीनॉर के वुहू मोमेंट्स की जानिब। ये मोमेंट्स आपने मुलाहिजा किए, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हरून साहब हमारे साथ मौजूद है। हरून साहब बताइएगा कि ओवरऑल PSL सीजन 10 में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो हमारे हैं वो बैक टू बैक परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और आप उनका फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ जो भी हमारे यंग एस्पायरेंट्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये फ्यूचर के स्टार्स होंगे, जिनको भी पीछे मौका भी दिया T20 के फॉर्मेट में। प्लेयर्स लाइक हसन नवाज़, इरफान खान न्याजी, एहसानुल्लाह बिन, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि उमैर बिन यूसुफ को कल मौका मिला जी। जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है ना, देखें बॉलिंग में तो आप कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेते हैं। आपके पास एक दो स्पिनर अच्छे हैं, अबरार बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा, सुफियान मुकीम ऑन एंड ऑफ इस दफ़ा वो टीम से ड्रॉप हो गया, बट उम्मीद है कि वो आगे जाके अच्छा करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जो इशू है वो है T20। अभी आपने जैसे ये मूवमेंट देखा, इसमें जो इम्प्रोवाइजेशन आपने देखी मिचेल की, मॉडर्न क्रिकेट का आप कह सकते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा टॉप स्टार है। मैं रिजवान को थोड़ा माइनस कर देता हूँ जी, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं बाबर आजम इस किस्म का स्ट्रोक खेल सकते हैं या खेलते हैं? नहीं। जब तक इस किस्म की इम्प्रोवाइजेशन पाकिस्तान के बैटर्स में नहीं आएगी उस वक्त तक हम दूसरी टीमों से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शॉट्स वो ऐसे ही नहीं खेलते, वो इसलिए कि उनको गैप्स नहीं मिलते कहीं, तो उनको कहीं ना कहीं क्रिएट करने पड़ते हैं। जो क्रिएट करते हैं तो इस तरह की जगह बना के और खाली जगहों पे खेलते हैं। सर, साइम अयूब को अगर कहा जाए कि मॉडर्न क्रिकेट में एक अच्छी मिसाल है तो क्या होगा? यस, देखिए साइम अयूब की मैं इसीलिए उसका नाम मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि देखिए एक तो वो इंजरी से भी वापस आए, 3 इनिंग्स या 4 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, अभी तक उनकी फॉर्म वापस नहीं आई है। टाइम लगेगा उनको, वापस आ जाएंगे फॉर्म में। सर, मोहम्मद हारिस का भी बता दें। मोहम्मद हारिस का भी बताएं इसके साथ। मोहम्मद हारिस देखिए मेरे अपने नज़दीक ये नहीं है। देखें मिचेल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ या सिकंदर रजा की ये मैं बात कर रहा हूँ, वो भी तो हिटें मारते हैं ना जी। आप देखें कि उनके कंट्रीब्यूशन उनकी टीमों को मैच जिताते हैं। एग्जैक्टली, एक्यूरेसी है, क्रूशियल टाइम में। हमारे यहाँ ये है कि ऑड इनिंग बहुत अच्छी खेल गए, 6 इनिंग 7 इनिंग फेल हो गए। उसके बाद जब तक आप हारिस हो गए या फॉर दैट मैटर साइम अयूब हो गए या बाबर आजम हो गए या जितने भी ऐसे प्लेयर हैं जिनके आप नाम ले रहे हो, जब तक इनकी कंट्रीब्यूशन इनकी टीम को जिताएगी नहीं उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप 100 भी कर ले, अब आज कितना अच्छा खेला रिजवान जी, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, टीम तो उसकी नहीं जीती ना। एग्जैक्टली टीम जीत गई मिचेल की, जो हर तीसरी इनिंग में मैच विनिंग नॉक खेलता है। इसलिए सर कहा जाता है कि टीम वर्क मैटर्स, जो हमने आज बराह रास्त इसकी एग्जांपल भी देख ली है। बिल्कुल नज़र आया। पाकिस्तान में भी जो सबसे बड़ा हमें इशू ये है कि हमको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स का स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे है और हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ है। इनको जंप करना पड़ता है यहाँ के लिए। इतना बड़ा जंप आप आसानी से नहीं ले सकते। यही वजह है कि आपके 2 से 3 PSL के मैच खेल के आप पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अब जितने ये प्लेयर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे सिकंदर रजा ले लें, क्योंकि हमारे सामने है तो हम ये बात कर रहे हैं, आप इनका जरा करियर रिकॉर्ड उठा के देखें, इनके नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस देखें, इनके नंबर ऑफ 50 ओवर्स के मैचेस देखें। इसका कंपैरिजन अगर हम ओल्ड स्कूल से करें तो स्ट्राइक फोर्स उस टाइम भी बनाई जाती थी, किस तरह डील किया जाता था मॉडर्न डे क्रिकेट को? नहीं, देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट ये तो देखिए इवॉल्व हुई है ना। मसला ये कि आप मुझे बताएं कि हमें तो जिस एरा के हम लोग हैं, हमें तो कहते हैं कि हवा में तो बॉल ही नहीं जानी चाहिए। आपने जो भी स्ट्रोक खेलना है अलॉन्ग द ग्राउंड खेलना है। जरा सी हवा से ऊपर जाती तो वह शोर करना शुरू कर देते थे कोच, क्या कर रहे हो, ऊंचा शॉट क्यों मारते हो, ऊंचे शॉट नहीं मारना। लेकिन अब तो क्योंकि 50 ओवर्स क्रिकेट आ गई, फिर उसके बाद 20 ओवर्स की क्रिकेट आ गई, चीज़ें वो इवॉल्व हुई। पहले सर्कल नहीं था, फिर सर्कल आया, सर्कल के बाद फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस हुई, तो मुश्किल
हो गई ना, बॉलर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई Exactly. सो उनको अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए जो आप बात कर रहे थे पहले कि इसीलिए साथ बहुत ज़रूरी है फील्डर्स का कि वो देंगे तो ये लोग जो है वो बेहतर होंगे। अदरवाइज तो आप 200 250 आप देख लें, जहाँ जहाँ भी लीग्स हो रही हैं पार स्कोर 200 प्लस है जी। और वो चेज भी हो जाता है। मजीद हमें इस पे काम करना होगा, अपनी क्वालिटी पे काम करना होगा। वी हैव टू वर्क फॉर दैट। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, डिस्कशन चल रही है, तबसरे भी किए जा रहे हैं और डिस्कशन से पहले हम आपको लिए चलेंगे मोस्ट रन्स ऑन बोर्ड की जानिब, जहाँ पे आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा रन्स इस PSL सीजन में किसके सबसे ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं रिजवान जो हैं वो टॉप पर हैं 302 रन्स के साथ, और साहबजादा फरहान जो हैं 236 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि JM वीनस जो हैं 216 रन्स के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान हैं। इसके साथ ही फ़खर जमान 214, जबकि उस्मान खान जो हैं सबसे लास्ट में हैं। सर देखें, अगर रिजवान को अगर देखें तो 302 रन्स के साथ टॉप पे हैं, लेकिन टीम सबसे नीचे है। जी बिल्कुल। आई थिंक अगर आप ये देखें कि आज की इस परफॉर्मेंस के बाद रिजवान जो है वो बैटिंग चार्ट में आपको सबसे टॉप पे नजर आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्ती नहीं खेली थी, बदकिस्मती से उनकी टीम जीती नहीं। अब इनके पास 4 मैचेस अभी भी बाकी हैं, तो अपने एग्रीगेट थोड़ा और बढ़ा देंगे। फरहान अभी तक सिर्फ 5 ही मैच खेले हैं, 236 रन पे हैं, लेकिन अब गैप बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट मैचेस जितने भी ये खेलेंगे इनके पास काफ़ी चांसेस हैं कि ये भी उनको बेकअप कर सकें। विंस, फ़खर जमान और उस्मान खान का बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि ये तगड़ा मुकाबला इन तीनों में। फ़खर जमान से बड़ी उम्मीदें जोड़े हैं लाहौरी बैठे हैं। अब एक तो सबसे इशू अब ये है कि देखें, एक तो ये अभी इनके 4 या 5 मैचेस बाकी हैं जो प्ले ऑफ से पहले हैं। अब जो टीमें तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगी उनके पास इनिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी, सो इसलिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे जो प्ले ऑफ में जाके खेलेंगे कि वो अपने रन एग्रीगेट को और बढ़ा लें, तो बेस्ट बैटर का हो सकता है कि उनको इनाम भी मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर हम बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो विकेटें, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत ज़्यादा कोई विकेटें ली हुई, एक विकेट ही ज़्यादातर लोगों के पास आई है। अगर आप विकेट्स का भी देख लेंगे तो अभी तक हसन अली जो है वो टॉप कर रहे हैं 13 विकेट के साथ, होल्डर 12 विकेट के साथ है, 10 विकेट अब्बास आफरीदी की हैं, 9 और 9 शादाब खान और उबैद शाह की है। उबैद शाह यंग लड़का है जो उबैद बड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या लगता है इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन इसका इशू सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा देखिए, मसला सिर्फ मैं आपको पहले भी बात कर रहा था, अभी ये अंडर 19 से आए हैं, इमर्जिंग की कैटेगरी से ये आगे निकले हैं। अब जब तक कि क्रिकेट खेलेंगे नहीं, देखिए बॉलिंग जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे नहीं उस वक्त आएगी नहीं। आर्ट ऑफ बॉलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मुसलसल आपको मैचेस में बॉल करना है, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, 1 डे क्रिकेट खेलनी है। हम बदकिस्मती से T20 क्रिकेट के उसमें रह जाते हैं, उसमें आपने 4 ओवर करने होते हैं, वो भी 2 स्पेल में। सो 2 ओवर के स्पेल में कहाँ आपके बॉलिंग मसल्स डेवलप होंगे, कहाँ आपकी बैक स्ट्रांग होगी, कहाँ आपकी टांगें। सब कुछ ठीक है, आप ये बताएं हाउ इज दैट टी? ओह दैट वाज फैंटास्टिक, क्योंकि हमारे यहाँ भी चाय मूवमेंट था। एग्जैक्ट ये मूवमेंट जो था ना, इसने तो डिस्कशन का जो मजा है वो दोबारा कर दिया। दैट्स अ मूवमेंट। और इसके साथ ही कल एक अहम मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और कल देखेंगे कि क्या नंबर्स में चेंजेस आती है, क्या स्टैट्स कहते हैं, इससे मुतालिक तज्ज़िये भी होंगे, तबसरे भी होंगे। इससे मतलब हम एक बार छोटा सा मौक़िफ़ लेते हैं। सर पॉइंट पर बता दें कि कल मैच होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों टीमें जो है इस वक्त मुश्किल में घिरी हुई हैं और इन दोनों को मैचेस जीतना बहुत। पेशावर ज़ल्मी ने पिछला मैच बहुत अच्छा जीता, कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे थे कि वो जीत लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो डिफेंड किया है टारगेट वो दैट वाज अमेजिंग। सो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा, इसलिए पेशावर ज़ल्मी जो है कल इस मैच को और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलेगी। ग्लैडिएटर्स जो है आप देखें कि अप एंड डाउन उनका अभी तक का सिलसिला चल रहा है, एक मैच वो भी अच्छा जीते हैं। ठीक है, सो होपफुली इससे अच्छा मैच। इससे मतलब कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन सर ने अपना एनालिसिस भी दिया है। इससे मतलब देखते हैं कल क्या होता है, स्टैट्स क्या कहते हैं, मैच कैसा होगा। तो आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिए PSL का सुल्तान।